वह लड़की जिसकी उम्र मुश्किल से 12 साल लग रही थी। सारा एक अंधेरे ट्रक के अंदर बैठी हुई थी। उसने घबराई हुई नज़रों से अपने आसपास देखा। वहाँ कहीं और बच्चे भी थे जो बेहोश पड़े हुए थे। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आईं और उसे यह खौफनाक सच्चाई पता चली कि वे लोग उन सभी बच्चों को बेचने के लिए मुंबई ले जा रहे थे। रास्ते में जब ट्रक एक जगह रुका तो सारा ने अपनी जान बचाने के लिए इसी मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से चुपचाप भाग निकली। लेकिन जल्द ही कुछ गुंडों की नज़र उस पर पड़ गई और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। सारा अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रही थी। भागते भागते वह इतनी बुरी तरह से थक चुकी थी कि उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। घबराहट और बदहवासी में वह बिना देखे एक चौड़ी सड़क के बीचों बीच आ गई। तभी सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और सारा को जोरदार टक्कर मार दी। वह झटके से दूर जा गिरी और खून से लथपथ हो गई। गाड़ी के रुकते ही उसमें से एक आदमी और एक औरत घबराते हुए बाहर निकले। आदमी ने सारा की खून से लथपथ हालत देखकर कहा, इसे तो बहुत गहरी चोट लगी है, हमें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। दूर खड़े गुंडे ये सब नज़ारा देख रहे थे। सारा की हालत देखकर एक गुंडा बोला, बॉस, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की अब बच पाएगी। बॉस ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी से निकलो यहाँ से। अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये कहकर वे गुंडे वहाँ से भाग गए। इधर वह औरत भी घबराहट में जल्दी से हॉस्पिटल चलने की बात कह रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उस आदमी ने डॉक्टर से सारा को तुरंत देखने की मिन्नतें की। सारा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया गया। ये दोनों अजनबी बाहर बैठकर बेचैनी से इंतजार करने लगे। वहीं ऑपरेशन कक्ष के अंदर बेशुद्ध पड़ी सारा के कांपते हुए होठों से अचानक एक ही नाम निकला, अभी। फ्लैशबैक। 10 साल की सारा का दर्द। गुजरात का एक आलीशान घर। 10 साल की छोटी सी सारा फूट फूट कर रो रही थी और अपने पिता से मिन्नतें कर रही थी, डैड, मेरा यकीन करिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, मैंने जिया को धक्का नहीं मारा। तभी सारा के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। उसके पिता राजीव राय ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, बकवास बंद कर। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने जिया को धक्का दिया है, जिसकी वजह से उसके माथे पर इतनी गहरी चोट लगी है। तुम अपनी बहन के साथ इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती हो? मनहूस कहीं की। पता नहीं किसका गंदा खून है तेरे अंदर। तेरी माँ तो तुझे यहाँ छोड़कर खुद भगवान को प्यारी हो गई। तू भी क्यों नहीं मर जाती? तभी पास खड़ी एक औरत ने बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा, अरे रहने दीजिए, क्यों छोटी सी बच्ची को डांट रहे हैं? जिया को छोटी सी चोट ही तो आई है, ठीक हो जाएगी, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। वह औरत सारा की सौतेली माँ अश्मिता रॉय थी। वह बाहर से तो ऐसी परवाह दिखा रही थी जैसे सारा की बहुत फिक्र हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह सारा की हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। सच्चाई ये थी कि जो राजीव रॉय कह रहे थे वैसा कुछ भी हुआ ही नहीं था। असल में सारा के पास उसकी सगी माँ का एक आखिरी निशानी थी, एक लॉकेट, और जिया जबरदस्ती वह लॉकेट छीनने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही जिया के सारा और उसकी मृत माँ का बहुत बुरा अपमान भी किया था। उसी लॉकेट की छीना झपटी में जिया का संतुलन बिगड़ा और उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया। ठीक उसी वक्त राजीव राय वहां पहुंच गए और उन्होंने सारा को गलत समझ दिया। सब लोग सारा को यही अकेला और रोता हुआ छोड़कर जिया के साथ चले गए। सारा की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसने अपनी माँ के लॉकेट को सीने से लगाया और सिसकते हुए बोली, माँ, मुझे 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 भी यहाँ से ले जाइए। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने पास ले जाइए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, यहाँ सब लोग बहुत बुरे हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। वह रोती हुई घर से बाहर भागी और पास के ही एक पार्क में जाकर जोर जोर से रोने लगी। अतीत के पन्ने और सारा की जिंदगी का सच। सारा की सगी माँ का निधन सारा के जन्म देते ही हो गया था। उस वक्त किसी ने राजीव रॉय के कान भर दिए थे।
कि सारा उनकी अपनी बेटी नहीं है बल्कि एक नाजायज औलाद है। ये अफवाह उड़ाई गई थी कि सारा की माँ का शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी और परिवार वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी राजीव से करा दी थी। जैसे ही राजीव रॉय को ये छोटी बात पता चली, उन्होंने बिना सच जाने सारा से नफरत करनी शुरू कर दी और उससे पूरी तरीके से दूर हो गए। राजीव रॉय गुजरात के सबसे बड़े नामी बिजनेसमैन थे। उनके इसी पैसे और रुतबे की वजह से अस्मिता ने उनसे शादी की और शादी के बाद अस्मिता ने एक और बेटी को जन्म दिया जिसका नाम जिया रखा था। इस घर में सारा की हैसियत एक नौकर और किसी बाहरी इंसान से भी बदतर थी। घर की सारी सुख सुविधाएं, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना सिर्फ जिया के लिए होता था। सारा को जो हमेशा फटे पुराने कपड़े और बचा कुचा खाना ही नसीब होता था। अश्मिता और जिया दोनों मिलकर सारा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रणालित करती थी। वे अक्सर उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी, जिसकी वजह से सारा के मन में हमेशा के लिए अंधेरे का एक गहरा खौफ बैठ गया था। सारा पार्क में सुबह सुबह कर रो रही थी। अचानक उसका ध्यान सामने से आ रही शोरगुल और गुस्से से भरी आवाज़ों पर गया। उसने अपने आंसुओं से धुंधली हो चुकी आंखों को पोंछा और सामने देखा। कुछ ही दूरी पर 14 से 15 साल के लड़कों ने एक झुंड में एक अकेले 12 से 13 साल के लड़के को घेर रखा था। वे सब उसे बुरी तरीके से परेशान कर रहे थे और डरा रहे थे। तभी उस झुंड में से एक लड़के ने पास पड़ी एक छोटी सी लकड़ी उठाई और उस अकेले लड़के के सिर पर जोर से मारने के लिए अपना हाथ उठाया। यह खौफनाक नज़ारा देखकर सारा की आंखें फटी की फटी रह गई। बिना अपनी जान की परवाह किए वह तेजी से दौड़ती हुई गई और उस लड़के को बचाने के लिए बिल्कुल बीच में आकर खड़ी हुई। सारा के अचानक बीच में आ जाने से वो लड़के बौखला गए। उनमें से एक लड़के ने गुस्से से सारा को बहुत जोर से धक्का दिया। सारा का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ा और वह जाकर एक बड़े नुकीले पत्थर से जा टकराई। वह पत्थर सीधे उसके माथे के बगल में लगा। सारा के सिर से एक गहरा घाव हो गया और वहां से तेजी से खून बहने लगा। खून देखकर और सारा को बेसुध जमीन पर गिरता देख वे सारे लड़के बुरी तरह से डर गए और उसे वहीं पर छोड़कर भाग गए। सारा की आंखों के सामने जैसे गहरा अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब सारा की आंखें खुली तो उसने खुद को अस्पताल के एक कमरे में पाया। उसने अपनी भारी पलकें धीरे धीरे खोली तो देखा कि वही लड़का जिसकी उसने जान बचाई थी उसके बेड के पास खड़ा हुआ था। उसके साथ उसके मम्मी पापा भी थे। उन लोगों की आंखों में सारा के लिए बहुत फिक्र और एहसान था। उस लड़के ने माता पिता ने सारा को बहुत प्यार से ख्याल रखा। उस घटना के बाद से सारा और उस लड़के के बीच एक बहुत ही प्यारी और गहरी दोस्ती हो गई थी। बातों बातों में जब सारा ने उससे उसका नाम पूछा तो उस लड़के ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना नाम अभी बताया था और यहीं से ये वही अभी था जिसका नाम आज 10 साल बाद मुंबई के उस ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई सारा के होठों से अनजाने में ही निकल रहा था। उस दिन के बाद सारा और अभी के बीच एक बहुत ही प्यारी और गहरी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। सारा के लिए उसका अपना घर किसी नर्क से कम नहीं था, जहाँ टॉर्चर, गालियाँ, अंधेरे कमरे की सजा उसका रोज का हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलकर अभी से मिलती वो अपने सारे दर्द भूल जाती थी। वो दोनों रोज मिलते, साथ खेलते, घंटों बातें करते और अपनी छोटी से छोटी बातें शेयर करते। अभी के साथ बिताए वो कुछ घंटे सारा के लिए उसकी ज़िंदगी की इकलौती खुशी बन गए थे। लेकिन खुशियाँ सारा की किस्मत में ज़्यादा देर तक टिकने वाली कहाँ थी। एक दिन जब सारा हमेशा की तरह पार्क में अभी का इंतजार कर रही थी तो अभी वहाँ आया, लेकिन उसका चेहरा बहुत उदास था। सारा ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो अभी ने धीमी आवाज़ में कहा, सारा, मुझे जाना होगा। मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और हमारी पूरी फैमिली हमेशा के लिए दूसरे शहर शिफ्ट हो रही है। यह सुनते ही सारा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी इकलौती खुशी, उसका इकलौता दोस्त उससे दूर जा रहा था। सारा की बड़ी बड़ी आंखों में झटके से आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ी और उसने अभी को कसकर गले से लगा लिया। वो इतना ज़ोर से रोने लगी जैसे कोई अपनी उम्मीद छिन जाने पर रोता है। अभी ने उसे देखा और फिर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रो मत सारा,
मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं वापस ज़रूर आऊँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अभी की ये बात सुनकर सारा के रोते हुए चेहरे पर एक छोटी सी सुकून भरी मुस्कान आ गई, पर फिर भी उसका दिल भारी था। अभी ने उसे भारी मन से बाएं कहा और मुड़कर जाने लगा। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि सारा के पीछे से आवाज़ आई, अभी रुको। अभी पलटा और सारा भाग कर उसके पास आई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपने गले से पहना वो लॉकेट निकाला। वही लॉकेट जो उसकी सगी माँ की आखिरी निशानी था, जिसके लिए उसने घर में इतनी मार और जिल्लत सही थी। सारा ने वो लॉकेट अभी के हाथ में रख दिया और बहुत ही इमोशनल होते हुए अपनी भर्राई हुई आवाज़ में बोली, ये सिर्फ एक लॉकेट नहीं है अभी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इस पूरी दुनिया में ये मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ है। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ अपने साथ ले जाओ, ताकि मुझे ये यकीन रहे कि तुम इसे वापस करने एक दिन ज़रूर लौटोगे। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, मेरी ये जान तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। अभी ने उस लॉकेट को मुट्ठी में कस लिया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। उसने सारा को एक आखिरी बार देखा और वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से तो सारा जैसे रोज़ उस पार्क में जाती अभी का इंतज़ार करती। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। 2 साल बीत गए। सारा अब 12 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका इंतज़ार और वो टॉर्चर कभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर एक दिन सारा की ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन आया। सारा ने अपनी सौतेली माँ अस्मिता को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था। अस्मिता पैसों के लालच में आकर सारा को किसी अनजान आदमी के हाथों बेचने का प्लान बना रही थी। सारा डर के मारे कांप उठी। उसने फैसला किया कि वो इस नर्क से भाग जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या घर से दूर भाग पाती, उससे पहले ही अस्मिता के बुलाए हुए गुंडों ने सारा को किडनैप कर लिया। और फिर वही हुआ। उसे ट्रक में मुंबई ले जाया जा रहा था और वो वहाँ से भागी और फिर भागते भागते उस भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। फ्लैशबैक की वो सारी दर्दनाक यादें, वो तड़प, वो इंतजार, सब कुछ बेहोशी की हालत में सारा के दिमाग में चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर में मशीनों की बीप बीप की आवाज़ें तेज हो रही थी। डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारा का शरीर बहुत खून बह जाने की वजह से हार मान रहा था। और इन सब के बीच ऑक्सीजन मास्क के अंदर से उसके कांपते पीले पड़ चुके होंठों से आज 2 साल बाद फिर से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, अभी। तुम कब आओगे? और उस दिन को आज पूरे 10 साल बीत गए थे। सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही थी। एक खूबसूरत सी लड़की जो अब 22 साल की हो चुकी थी, अपने आरामदायक बिस्तर पर सुकून की नींद सो रही थी। ये सारा थी, वही सारा जिसके बचपन में नर्क देखा था, लेकिन आज उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। तभी अचानक छपाक सारा के चेहरे पर एक जग बर्फ जैसा ठंडा पानी आ गिरा। उसकी नींद एक झटके से उड़ गई और वो पूरी तरह से हड़बड़ाते हुए खांसते हुए उठ बैठी। पानी उसके बालों से टपक रहा था। उसने अपने गीले बाल चेहरे पर हटाकर सामने देखा तो उसका बड़ा भाई अमन हाथ में खाली जग लिए पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था। अमन के बच्चे, भाई हो तुम मेरे, लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सारा गुस्से से लाल होते हुए चिल्लाई। अमन ने खतरे की घंटी बजते ही वहां से भागने में भलाई समझी। सारा भी तुरंत बेड से उतरी और गुस्से में उसके पीछे नीचे नीचे हॉल की तरफ भागी। भले ही अमन सारा से बड़ा था, लेकिन इन दोनों भाई बहन का बॉन्ड भी कुछ ऐसा था। दोनों एक दूसरे की जान भी थे, लेकिन जब बात एक दूसरे को परेशान करने की आती तो ये दोनों सारी हदें पार कर देते थे। पूरा घर रोज इनकी टॉम एंड जेरी वाली फाइट से गूंजता रहता था। रुक जाओ अमन, आज तो पक्का तुम्हारा सिर फोड़ूंगी मैं, सारा सीढ़ियों से भागते हुए चिल्ला रही थी। अमन भागते भागते सीधा किचन में घुसा और जल्दी से वहाँ काम कर रही अपनी माँ के पीछे जाकर छुप गया। ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जिन्होंने 10 साल पहले सड़क पर सारा को खून से लथपथ देखकर उसकी जान बचाई थी। जब सारा होश में आई थी तो उन्होंने उसकी वो दर्दनाक और खौफनाक कहानी सुनी तो उनका दिल रो पड़ा था। उन्होंने और उनके पति ने उसी दिन फैसला कर लिया था
कि वो इस बच्चे को अब कभी उस डार्क दुनिया में वापस नहीं जाने देंगे। उन्होंने कानूनी रूप से सारा को अडॉप्ट कर लिया था और आज 10 साल बाद सारा उनकी कोई मुंह बोली नहीं बल्कि एक सगी बेटी थी जिसे उन्होंने बहुत ही प्यार और लाड से पाला था। सारा भागते हुए किचन में आई और अपनी माँ के पीछे छुपे अमन को खा जाने वाली नज़र से देखते हुए, मम्मा आप साइड हटिए, आज इसने मेरे ऊपर पूरा का पूरा ठंडा पानी डाल दिया, आज मैं इसका सर फोड़ दूंगी। सारा ने पैर पटकते हुए कहा। अमन ने अपनी माँ के कंधे के पीछे से मासूम सा चेहरा बनाते हुए झांका और बोला, देख लो माँ, कितनी ज़्यादा जिद्दी और जंगली हो गई है ये। ज़रा देखो अपने बड़े भाई से किस तरह से बात कर रही है। मैंने तो बस इसे प्यार से उठाने की कोशिश की थी ताकि ये अपनी लाइफ में लेट ना हो जाए। प्यार से? एक जग ठंडा पानी मुंह पर मारना प्यार होता है? सारा ने पास रखा बेलन उठाते हुए कहा। अरे अरे बस करो तुम दोनों। माँ ने हंसते हुए सारा के हाथ से बेलन छीना और प्यार से उसके गीले गाल को छुआ। सुबह सुबह मेरा घर सिर पर उठा लेते हो। अमन तू भी ना रोज इसे परेशान करता है। जाग, दोनों तैयार हो जाओ, नाश्ता लग रहा है। सारा ने माँ की तरफ देखा और फिर जाते जाते उसने अमन को आंखें दिखाते हुए बोली, तुम्हें बाद में देखूंगी। अमन बस उसे जीप चढ़ाकर वहाँ से निकल गया। सारा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इस घर में इस परिवार के साथ उसे वो प्यार मिला था जिसकी उसने बचपन से बस कल्पना ही की थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के एक छोटे से कोने में आज भी उस लॉकेट को ले जाने वाला अभी बसा हुआ था। भले ही अमन अपनी बहन के सामने बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करता था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। वह जानता था कि सारा ने अपने बचपन में कितने गहरे दर्द और ट्रॉमा सहे हैं। इसलिए वो घर में जानबूझकर एक जोकर बन जाता था ताकि सारा के चेहरे की मुस्कान कभी भी कम ना हो। वरना घर के बाहर की दुनिया में अमन मुंबई के टॉप 2 सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन में गिना जाता था। उनका परिवार मुंबई के सबसे रसूखदार और रईस परिवारों में से एक था। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था। तभी सारा के पिता सुमेध सीढ़ियों से नीचे आए। उनके चेहरे पर एक अलग ही रौब था, लेकिन सारा को देखते ही उनकी आंखों में एक पिता का बेइंतहा प्यार झलक आया। गुड मॉर्निंग मेरी प्रिंसेस। सुमेध ने मुस्कुराते हुए सारा के सिर पर प्यार से हाथ रखा और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। गुड मॉर्निंग डैड। सारा ने भी चहकते हुए अपना जूस का गिलास उठाते हुए जवाब दिया। नाश्ता करते करते बातों का सिलसिला शुरू हुआ और बात सारा के फ्यूचर तक आ पहुंची। सारा का कॉलेज और पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। अमन ने अपना सैंडविच खाते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंस तरीके से कहा, तो माय प्रिंसेस, अब कॉलेज तो ख़त्म हो गया है। मंडे से तुम मेरे साथ कंपनी ज्वाइन कर रही हो ना? मैंने तुम्हारे लिए अपने कैबिन के ठीक बगल वाला कैबिन भी रेडी करवा दिया है। तुम सीधे बड़ी पोस्ट से स्टार्ट करोगी। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। अमन का ये सजेशन सुनकर सारा ने अपना नाश्ता बीच में ही छोड़ दिया और बहुत ही शांति से बोली, नहीं भाई, मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर अचानक से अमन चौंक गया। क्या मतलब नहीं करोगी? क्यों? क्योंकि मुझे अपने दम पर कुछ करना है भाई। सारा ने गहरी सांस ली और समझाते हुए कहा, अगर मैं सीधा अपनी आपकी कंपनी में कोई बड़ी पोस्ट ले लूँगी तो दुनिया मुझे सिर्फ अमन की बहन या फिर सुमेध जी की बेटी के नाम से जानेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल नीचे से शुरुआत करूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह इंटरव्यू दो, रिजेक्ट हो जाऊँ, फिर अपनी मेहनत से सेलेक्ट हो जाऊँ और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाऊँ। मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है, किसी के नाम के सहारे पर नहीं जीना। अमन तुरंत अपनी प्रोटेक्टिव और पजेसिव भाई वाली फॉर्म में आ गया। बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। तुम मेरी बहन हो। तुम किसी और कंपनी में जाकर धक्के खाओगी, किसी अनजान बॉस के ऑर्डर सुनोगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। हमारी इतनी बड़ी कंपनी किस दिन काम आएगी? लेकिन सारा भी अपनी जिद पर पक्की थी। उसने टेबल के ऊपर से अमन का हाथ पकड़ा और बहुत ही इमोशनल होकर बोली, प्लीज़ भाई, मुझे एक बार खुद को साबित करने का मौका दे दीजिए। मैं हमेशा आपके साए में महफूज नहीं रह सकती। मुझे दुनिया फेस करनी है, प्लीज़ मान जाइए ना। अमन लाख बड़ा और ख़तरनाक बिजनेसमैन हो, लेकिन अपनी बहन की इस मासूम सी
रिक्वेस्ट के आगे वो हमेशा ही पिघल जाता था। उसने हार मानते हुए एक लंबी सी सांस ली और मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है, मान गया, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम जहाँ भी काम करोगी, अगर वहाँ किसी ने तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान किया या तुम पर आवाज़ उठाई तो मैं उस कंपनी को उसी दिन खरीद कर बंद करवा दूंगा। सारा खुशी से उछल पड़ी और अपनी कुर्सी से उठकर उसने अमन को कसकर गले से लगा लिया। थैंक यू भाई, आप दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हो। टेबल के दूसरी तरफ बैठे सुमित और सारा की माँ ने सब देखकर बहुत गर्व से मुस्कुरा रहे थे। सुमित जी की आंखों में अपनी बेटी के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। उन्हें अपनी सारा की इस इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग सोच पर बहुत नाज था। वो जानते थे कि उनकी बेटी अब वो डरी सहमी बच्ची नहीं रही, बल्कि आसमान में अपने पंखों से उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। शाम होते होते सारा ने अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर कई कंपनियों में अपनी सीवी भेज दी थी। उसने बहुत सोच समझकर उन जगहों पर अप्लाई किया था जहां उसे लगता था कि वह अपनी काबिलियत साबित कर सकती है। इसी लिस्ट में उसने शहर के नंबर 1 और सबसे खूंखार मानी जाने वाली कंपनी ओबरा कॉरपोरेशन में भी अप्लाई कर दिया था। लगातार स्क्रीन को घूरते हुए सारा की आंखें थक सी गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और लैपटॉप बंद कर दिया। इंटरव्यू के लिए कुछ फॉर्मल और क्लासी कपड़े भी तो चाहिए होंगे, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए सोचा। बिना देर किए उसने अपना फ़ोन उठाया और अपनी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड रिया को कॉल लगा दिया। रिया हमेशा शॉपिंग के लिए तैयार रहती थी, इसीलिए कुछ ही मिनटों में दोनों का प्लान फिक्स हो गया। सारा ने एक सिंपल सी पीच कलर की कुर्ती और वाइट लेगिंग्स पहनी हुई थी, हल्के से झुमके डाले और अपनी गाड़ी लेकर शहर के सबसे बड़े पॉश मॉल की तरफ निकल गई। मॉल के अंदर कदम रखते ही रिया ने दूर से हाथ हिलाकर सारा को ग्रीट किया। रिया ने एक ट्रेंडी क्रॉप टॉप और वाइट लेग जीन्स पहनी हुई थी। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले मिली और उनकी एक्साइटमेंट जैसे साफ झलक रही थी। फाइनली कॉलेज ख़त्म हो गया और हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखने वाले हैं, रिया ने सारा का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ ऐसे कपड़े चाहिए जो मुझे एक प्रोफेशनल लुक दें। मुझे किसी भी कीमत पर वह जॉब चाहिए और मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सारा ने मॉल की बड़ी बड़ी ब्रांडेड दुकानों की तरफ देखते हुए कहा। दोनों दोस्तों ने एक के बाद एक कई स्टोरेज में झान मारे। सारा बहुत ही पार्टिकुलर थी, उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो सिंपल हो लेकिन पावरफुल भी लगे। रिया उसे चमकीले और ओवर डिजाइनर्स कपड़े दिखा रही थी, लेकिन सारा उन्हें रिजेक्ट करते हुए एकदम सॉलिड कलर्स और शार्प कट्स वाले ब्लेजर और ट्राउजर तलाश कर रही थी। काफ़ी देर तक घूमने और ढेर सारे कपड़े ट्राई करने के बाद सारा की नज़र एक बहुत ही एलिगेंट डार्क नेवी ब्लू पेंट सूट पर पड़ी। उसका कट बहुत ही शार्प और क्लासी था। ये बिल्कुल परफेक्ट है, सारा ने उस सूट को छूते हुए कहा। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी, जैसे उसने अपनी मंजिल का पहला कदम तय कर लिया हो। जहाँ एक तरफ सारा और रिया फर्स्ट फ्लोर पर शॉपिंग में बिजी थी, वहीं मॉल के बाहर का नज़ारा अचानक पूरी तरीके से बदल गया था। कई ब्लैक हाई सिक्योरिटी कारों का एक लंबा काफिला आकर मॉल के वीआईपी गेट पर रुका। कारों के रुकते ही चारों तरफ एक अजीब सी हलचल मच गई। सबसे बीच वाली एक बेहद लग्जरी और डार्क कार का दरवाज़ा खुला। अंदर से एक बेहद हैंडसम और रुतबेदार इंसान बाहर निकला। उसने एक परफेक्ट फिटिंग वाला 3 पीस डार्क चारकोल सूट पहना हुआ था। उसकी शार्प जॉलाइन, सलीके से सेट किए हुए बाल और उसकी गहरी डार्क आंखों में एक ऐसा खौफनाक और कोल्ड एक्सप्रेशन था जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। उसके बाहर आते ही काले सूट में मौजूद बॉडीगार्ड्स ने फुर्ती से उसे चारों तरफ से एक अभेद दीवार की तरह घेर लिया। इस काफिले को देखते ही मॉल का मैनेजर घबराता हुआ, माथे का पसीना पोंछता हुआ भागकर उसके पास आया। गुड आफ्टरनून सर, मैनेजर ने लगभग झुकते हुए बहुत ही सम्मान और डर के साथ कहा और उन्हें नाश्ता दिखाते हुए अंदर की तरफ ले जाने लगा। वह इंसान मैनेजर की तरफ एक नज़र भी देखे अपने लंबे और कॉन्फिडेंट कदम रखते हुए मॉल के अंदर की तरफ दाखिल हुआ। उसके चलने का तरीके में एक ऐसा डोमिनेटिंग और पावरफुल ऑरा था कि मॉल में मौजूद बाकी लोग खुद ब खुद साइड हटकर उन्हें रास्ता दे रहे थे। उसने अपनी नज़रें सामने ही रखते हुए अपने ठीक पीछे आ रहे असिस्टेंट से अपनी कड़क और भारी आवाज़ में पूछा, विराट, यहाँ पर काम कैसे चल रहा है? विराट ने तुरंत अपने हाथ में पकड़े टैबलेट को चेक करते हुए बहुत ही प्रोफेशनल आवाज़ में जवाब दिया, सर,
यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। नए विंग्स का कंस्ट्रक्शन भी शेड्यूल के हिसाब से हो रहा है। वो बिना कुछ कहे बस हामी भरते हुए आगे बढ़ गया। बॉडीगार्ड्स का कड़ा घेरा उसके साथ साथ चल रहा था। मॉल के स्टाफ की सांसें अटकी हुई थी। सब कुछ बहुत ही शांत और तेज और प्रोफेशनल तरीके से हो रहा था। लेकिन तभी मॉल की उस भीड़-भाड़ और शोर शराबे के बीच ग्राउंड फ्लोर के ठीक ऊपर वाले फ्लोर से एक लड़की की तेज और चहचहाती हुई आवाज़ गूंजी। अरे सारा, ये वाला सूट देखना। भले ही वो आवाज़ भीड़ में कहीं दब सी गई थी, लेकिन उसमें मौजूद वो नाम सारा किसी तेज तीर की तरह सीधे उस हैंडसम इंसान के कानों में जाकर टकराया और अगले ही सेकंड उस पावरफुल इंसान के लंबे तेज कदम अचानक कहीं वहीं के वहीं जमीन पर जम से गए थे। उसके चौड़े कंधे एक झटके में पत्थर की तरह सख्त हो गए। उसकी डार्क और हमेशा कोल्ड रहने वाली आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सा तूफान उमड़ पड़ा। बॉस को इस तरह अचानक से रुकते देख पीछे चल रहा विराट मैनेजर और सारे बॉडीगार्ड्स भी झटके से रुक गए और हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उस नाम ने उस अजय और खौफनाक इंसान के कदमों को वहीं सीढ़ी बेड़ियों की तरह जकड़ लिया था। अभिमन्यु ने अपने कदमों को रोककर तुरंत उस दिशा में देखा जहां से वह आवाज़ आई थी। उसकी नज़रें फर्स्ट फ्लोर की एक दुकान पर जाकर टिक गई जहां से दो लड़कियां आपस में कुछ कपड़े देख रही थीं और वहीं भीड़ के बीच उसकी गहरी डार्क आंखें सारा पर जाकर ठहर सी गईं। सारा उस पीच कलर की सिंपल कुर्ती में भी इतनी हसीन लग रही थी कि उस पर से नजरें हटाना नामुमकिन था। उसकी खूबसूरती किसी बंजर जमीन पर गिरने वाली बारिश की पहली बूंद जैसी थी, एकदम ताज़ा, बेदाग और सुकून देने वाली। उसके चेहरे की वो मासूमियत, उसकी वो प्यारी सी मुस्कान किसी तड़पते हुए रेगिस्तान में ठंडी हवा के झोंके जैसी लग रही थी। अभिमन्यु उसे एक पलक झपकाए बिना देख ही रहा था कि तभी पीछे से विराट की आवाज़ ने उसका ध्यान तोड़ा। बॉस, चलें, मीटिंग का वक्त हो रहा है। अभिमन्यु ने सारा से अपनी नजरें हटाईं और हल्के से हाँ में अपना सिर हिला दिया और अपने लंबे कदम रखते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ओबरॉय था। ओबरॉय कॉरपोरेशन का क्रूर और एक अजय सीईओ, शहर का सबसे अमीर, सबसे पावरफुल और घोस्ट मोस्ट एलिजिबल बैचलर। उसकी वो शार्प जॉलाइन, खतरनाक डार्क आंखें और बेइंतहा हैंडसम लुक ऐसा था कि शहर की लड़कियां उसकी एक झलक पाने के लिए पागल रहती थी। कोई भी उसे देख ले तो अपना दिल हार बैठे। लेकिन अभिमन्यु का दिल किसी पत्थर के जैसा नहीं था। मॉल के वीआईपी रूम में उसकी मीटिंग शहर की एक जानी पहचानी क्लाइंट के साथ थी। वो लड़की बेहद बोल्ड, स्टाइलिश और खूबसूरत थी। उसने अपने डिजाइनर आउटफिट्स में अभिमन्यु के सामने बैठकर बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन दी और प्रोजेक्ट के प्रॉफिट मार्जिन को एक्सप्लेन किया। अभिमन्यु को डील और उसका विजन परफेक्ट लगा। डील पक्की है। अभिमन्यु ने अपनी कोल्ड और भारी आवाज़ में जब सारी बातें हो गई उसके बाद बोला, और फिर फाइल पर साइन कर दिए। मीटिंग खत्म होते ही अभिमन्यु उठकर जाने लगा। तभी उस बोल्ड लड़की ने अपनी कुर्सी में उठकर अभिमन्यु के करीब के आने की कोशिश की। उसकी आंखों में अभिमन्यु के लिए एक साफ अट्रैक्शन था। अरे मिस्टर ओबरॉय, इतनी भी क्या जल्दी है? लड़की ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ उसके कोट के कॉलर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए फ्लर्ट करने की कोशिश की। थोड़ा ब्रेक लेकर हमारे साथ एक कॉफ़ी तो पीजिए। अभिमन्यु ने अपने कदम रोके और अपनी डार्क और सर्द नज़रों से उस लड़की को घूर कर देखा। उसकी आंखों में रत्ती भर भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसका वो खौफनाक और कोल्ड लुक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस लड़की के हाथ बीच हवा में ही कांप कर रुक गए थे। बिना एक ही शब्द कहे अभिमन्यु ने सिर्फ अपनी उस जानलेवा नज़र से उसका मुंह बंद किया और मुड़कर वीआईपी रूम से बाहर निकल गया। लड़की का ईगो बुरी तरीके से हर्ट होगा। उसने गुस्से से अपने हाथ की फाइल को पटक कर खुद में बदबदाई, घमंड तो देखो इसका। मैं भी देखती हूँ अभिमन्यु ओबरॉय, तुम मेरे से कैसे बचते हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर पहले मॉल के फूड कोर्ट में शॉपिंग करने के बाद सारा बुरी तरीके से थक चुकी थी और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वो और यह फूड कोर्ट में जाकर अपना ऑर्डर लेकर बैठी ही थी कि तभी सारा की किस्मत खराब निकली
और वहाँ कॉलेज का वो छिछोरा लड़का प्रतीक आ टपका। प्रतीक ने कॉलेज में ही सारा को परेशान करने की कोशिश की थी, जिसका जवाब सारा ने पूरे कॉलेज के सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार कर दिया था। और आज सारा को अकेला देखकर प्रतीक का वो पुराना ईगो फिर से जाग गया और उसने सारा का गंदे ताना कसने शुरू कर दिए। ओहो, तो कॉलेज की वो घमंडी शेरनी अब मॉल्स में धक्के खा रही है, प्रतीक ने एक गंदी सी मुस्कान के साथ कहा। सारा ने अपना सैंडविच नीचे रखा और उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो। प्रतीक, लगता है तुम्हारी गालों को मेरे उस थप्पड़ की याद आ रही है, हाँ? यहाँ भी पूरे मॉल के सामने बेइज्जत होना है क्या? प्रतीक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो टेबल पर हाथ पटकते हुए बोला, भूल जाओ सारा, वो कॉलेज था और यहाँ बाहर की दुनिया में तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मेरी पहुँच कहाँ तक है। तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की मिडिल क्लास लड़की की तो मैं चुटकियों में। दरअसल कॉलेज में किसी को भी नहीं पता था कि सारा शहर के टॉप बिजनेसमैन सुमित की बेटी है और अमन की बहन है। उसकी आइडेंटिटी हमेशा से एक सीक्रेट रखी गई थी ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। इसलिए प्रतीक जैसे छोटी सोच वालों को लगता था कि वो कोई आम लड़की है। सारा अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में एक भयानक गुस्सा था। एक्चुअली प्रतीक, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, सारा ने अपनी ठंडी और खतरनाक आवाज़ में कहा। लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की या मुझसे उलझने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम जिंदगी भर किसी को भी अपनी ये मनहूस शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। आजमा कर देख लेना। इतना कहकर सारा ने गुस्से से अपना बैग उठाया और बिना कुछ खाए ही वहां से रिया का साथ निकल गई। सारा का गुस्सा पहले से ही सातवें आसमान पर था। एक तो प्रतीक की उस बदतमीजी ने उसका मूड खराब कर दिया था और ऊपर से भूख के मारे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। पार्किंग एरिया में सारा ने अपनी कार स्टार्ट की और गुस्से से एक्सीलरेटर दबाया। वो बहुत ही बस जल्दी से घर जाना चाहती थी। उधर अभिमन्यु ओबरॉय भी अपने बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स के साथ अपनी डार्क लग्जरी कार में बैठ चुका था। काफिले ने अभी आगे बढ़ना शुरू ही किया था कि तभी पार्किंग एक टर्न से एक कार अचानक बाहर निकली। सब कुछ इतनी स्पीड में और अचानक हुआ कि अभिमन्यु का प्रोफेशनल ड्राइवर भी बैलेंस नहीं बना पाया और दोनों कार आपस में जोरदार टक्कर के साथ रुक सी गई। ब्रेक लगने की एक तेज आवाज से पूरी पार्किंग गूंज उठी थी। कार के अंदर बैठे अभिमन्यु ने अपनी गहरी आंखें उठाई और अपनी भारी और शर्द आवाज में पूछा, क्या हुआ? कार क्यों रुकी? ड्राइवर ने घबराहट में अपनी गर्दन झुका ली और कांपते हुए बोला, सर, एक लड़की की कार अचानक से सामने आ गई। मैं बैलेंस नहीं बना पाया और एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? आंखें खोलकर नहीं चल सकते थे? अभिमन्यु ने भी गुस्से से उसे घूरा। इससे पहले कि कार के अंदर से कोई और बात होती, सामने वाली कार का दरवाज़ा झटके से खुला और सारा गुस्से से तमतनाती हुई बाहर आई। उसका पारा सातवें आसमान पर था। सारा ने सीधे अभिमन्यु की कार के बोनट के पास जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे दिखाई नहीं देता क्या? या फिर अंधे हो गए हो जो इतनी बड़ी गाड़ी भी नज़र नहीं आई? एक तो आज का मेरा पूरा दिन ही खराब है, ऊपर से तुम लोग। हेलो मिस्टर, अंदर बैठकर क्या चुप रहे हो? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सारा की तेज आवाज किसी शेरनी की तरह गूंज रही थी। स्थिति को बिगड़ता देखकर अभिमन्यु का मैनेजर विराट तुरंत कार से बाहर निकला और सारा को शांत करने की कोशिश करने लगा। सॉरी मैडम, हमारे ड्राइवर से गलती हो गई, वो ध्यान नहीं दे पाया। अरे किसकी सॉरी? हाँ, और क्या सॉरी? सारा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए विराट को घूरा। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? मेरी कार पर इतना बड़ा स्क्रैच आ गया है। अगर तुम्हारे ड्राइवर को ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती है तो सड़क पर लेकर ही क्यों निकलता है? लाइसेंस क्या लॉटरी में जीता है इसने? सारा अपना सारा गुस्सा, जो कि प्रतीक की वजह से था, अब पूरी तरीके से विराट और इस ड्राइवर पर निकाल रही थी। वहीं कार के अंदर बैठा अभिमन्यु अपनी कलाई की महंगी रोलेक्स घड़ी देखते ही सोच रहा था कि आखिर इस फालतू के तमाशे में इतनी देर क्यों लग रही है। जब बाहर का शोर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा तो अभिमन्यु के सब्र का बांध भी टूट गया। उसने खुद कार का दरवाज़ा खोला और अपने लंबे कदम रखते हुए बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया और उसकी नज़र सामने खड़ी उस लड़की पर पड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एक पल के लिए वहीं ठहर गया। यहाँ क्या तमाशा चल रहा है?
अभिमन्यु की गहरी रौबदार और कड़क आवाज़ पूरी पार्किंग एरिया में गूंजी। वो भारी आवाज़ सुनते ही सारा, जो अब तक विराट पर बरस रही थी, अचानक शांत हो गई। उसने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी और अगले ही पल उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। सामने एक बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव इंसान खड़ा था, करीब 5 फुट 11 इंच की परफेक्ट हाइट, गहरे काले बाल जो कि बहुत ही सलीके से सेट थे, ब्रॉड शोल्डर्स और एक मस्क्यूलर परफेक्ट बॉडी शेप। उसने डार्क ब्लैक कलर का 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था जो कि उसकी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा खौफनाक, साथ ही पावरफुल बना रहा था। उसका गोरा रंग और वो शार्प जॉलाइन देखकर ही ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने उसे किसी खास सांचे में बड़ी फुर्सत से तराशा हो। सारा कुछ सेकंड के लिए उसे बस देखती ही रह गई। तभी विराट ने घबराते हुए कहा, सर, आप बाहर क्यों आ गए? अभिमन्यु ने सारा की तरफ अपनी डार्क आंखें गड़ाते हुए विराट से पूछा। विराट, मैंने पूछा यहाँ चल क्या रहा है? विराट ने सफाई देते हुए कहा, सर, बस गाड़ी पर एक मामूली सा स्क्रैच आया है, लेकिन ये मैडम है, न जाने क्यों इस बात का इतना बतंगड़ बना रही हैं और चिल्ला रही हैं। विराट के मुंह से बतंगड़ शब्द सुनते ही सारा का जो ट्रस्ट था वो एकदम से टूटा और उसका पुराना गुस्सा फिर से वापस आ गया। ओ हेलो मिस्टर, सारा ने अपनी उंगली उठाते हुए गुस्से से कहा। क्या कहा तुमने? मैं बात को आगे बढ़ा रही हूँ। वाह, क्या बात है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने इस अंधे ड्राइवर की वजह से मेरी कार डैमेज की हो गई है, ठीक है? ऊपर से तुम मुझे ही सुना रहे हो, ठीक है? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, चुपचाप से मेरी कार रिपेयरिंग के पैसे निकालो और बात को यहीं ख़त्म करो, जल्दी करो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। सारा की बेवकूफ़ और बेबाक और कड़क बातें सुनकर अभिमन्यु के सारे बॉडीगार्ड्स और विराट पूरी तरीके से सदमे में चले गए थे। आज तक इस पूरे शहर में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अभिमन्यु ओबरॉय के सामने अपनी आवाज़ भी ऊंची कर सके, और ये लड़की खुलेआम उससे पैसे मांग रही थी। उनके माथे से पसीना टपकने लगा कि कहीं अब बॉस को गुस्सा आ गया तो आज पार्किंग में ही किसी की जान चली जाएगी। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि अभिमन्यु बिना कोई रिएक्शन दिए बहुत ही शांत और कोल्ड तरीके से उसकी बातें सुन रहा था। विराट, अभिमन्यु ने बिना पलक झपकाते हुए सारा को देखते हुए कहा, इन्हें इनकी कार की रिपेयरिंग के पैसे दे दो। बॉस का ऑर्डर मिलते ही विराट ने तुरंत अपनी चेकबुक निकाली और एक अमाउंट भरकर चेक सारा की तरफ बढ़ा दिया। सारा ने एक झटके से वो चेक लिया और मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी कि तभी उसकी नज़र सामने से आ रही एक छोटे से पप्पी पर पड़ी जो कि कुत्ते का बिल्ला था। वो पप्पी तेजी से सारा के पैरों की तरफ ही दौड़ता हुआ आ रहा था। कुत्ते को देखकर अपनी तरफ आता देखकर सारा की जान जैसे सूख सी गई थी। बचपन का कोई डर था जो अचानक से उस पर हावी हो गया। इससे पहले कि वो पप्पी उसके पैर के पास से पहुंचता, सारा ने एक जोरदार चीख मारी। उसने बिना कुछ सोचे समझे झट से अपने दोनों हाथ अभिमन्यु के गले में डाले और सीधे छलांग लगाकर उसके ऊपर कूद गई। सारा ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अभिमन्यु के गले से लटकते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे यार, आज का तो मेरा पूरा दिन ही मनहूस है। पहले तो वो प्रतीक का बच्चा, फिर एक कार एक्सीडेंट और अभी पप्पी। यार, क्यों भगवान मुझे हार्ट अटैक दे रहे हो? सारा बिना रुके अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। वहीं अभिमन्यु का पूरा शरीर एक पल के लिए मानो पत्थर बन गया था। जैसे ही सारा उसके ऊपर कूदी थी, उसके दोनों हाथों ने रिफ्लेक्स एक्शन ने सारा को पतली कमर को कसकर पकड़ लिया था ताकि वो नीचे ना गिरे। ये नज़ारा देखकर वहाँ खड़े मौजूद विराट और सारे बॉडीगार्ड्स के मानो तोते ही उड़ गए थे। जो इंसान लड़कियों की परछाई से भी दूर भागता था, जैसे किसी का भी खुद को छूना सख्त नापसंद था, आज उसके सामने से एक लड़की चिपकी हुई थी और वो उसे झटकने की बजाय अपनी बाहों में पकड़े हुए था। अभिमन्यु की डार्क आंखें सारा के उस डरे हुए मासूम और बंद आंखों वाले चेहरे को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, अभी कुछ सेकंड्स पहले तक ये लड़की किसी खूंखार शेरनी की तरह दहाड़ रही थी और अब एक छोटे से पप्पी की तरह डर की वजह इसकी जान हलक में निकल रही थी। प्लीज़ 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 इसे दूर करो।
सारा अभी भी आंखें बंद किए हुए अभिमन्यु के सीने में मुंह छुपाए बड़बड़ा रही थी। अभिमन्यु की भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अरे इतना क्यों डर रहे हो? वो बस एक छोटा सा पप्पी तो है। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। सारा ने भी उसी पोजीशन में कहा। अब चुपचाप से इसे मुझसे दूर करो ना, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। सारा की बचकानी और अजीब सी धमकी सुनकर अभिमन्यु को समझ नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करे। मैं इसे ज़्यादा तक नहीं, और ये मुझसे बात न करने की धमकी दे रही है। हाँ मैडम, ठीक है, वो जा चुका है, अब प्लीज़ नीचे उतरिए, अभिमन्यु ने अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा। ये सुनकर सारा ने धीरे धीरे अपनी एक आंख खोली। उसने देखा कि पप्पी सच में वहाँ से जा चुका था। थैंक गॉड, मेरी तो जान ही चली गई थी। सारा ने एक गहरी सुकून भरी सांस ली, लेकिन अगले ही सेकंड उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो ज़मीन पर नहीं है, बल्कि उस अजनबी हैंडसम और कड़क इंसान की बाहों में झूल रही है। उसकी कमर पर अभिमन्यु के मजबूत हाथों की ग्रिप बहुत ही पजेसिव और टाइट थी। सारा के गाल शर्म से लाल हो गए और वो घबराहट में नीचे उतरने के लिए झटपटाने लगी, लेकिन अभिमन्यु तो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। सारा की वो भीनी भीनी सी खुशबू, उसकी वो घबराहट, अभिमन्यु की पकड़ उसकी कमर पर ढीली ही नहीं हो रही थी। ओह हेलो मिस्टर, छोड़ो मुझे, सारा ने चिढ़ते हुए कहा। सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। सारा की आवाज़ से ने अभिमन्यु अपने ख्यालों से बाहर आया। उसका ईगो हर्ट हुआ और उसने बिना कोई चेतावनी दिए झटके से अपने दोनों हाथ हटा लिए। आह! सारा धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। अरे माँ, माँ डाल रे! सारा अपनी कमर सहलाते हुए ज़मीन पर बैठी बैठी ही चिल्लाई। ओह! थोड़ा ध्यान से नहीं नीचे उतार सकते थे क्या? कमर तोड़ दी मेरी। अभिमन्यु ने उसे नीचे ज़मीन पर बैठे देखा। उसकी आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी थी, पर चेहरे पर वही पुराना कोल्ड एक्सप्रेशन। सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने अपना एक हाथ सारा को उठाने के लिए आगे बढ़ाया। आप ठीक है? हाथ दीजिए अपना। सारा ने उसका हाथ पकड़ने के लिए बजाय उसे इग्नोर किया और खुद झटके से खड़ी हो गई। उसने अपने कपड़े झाड़े और अभिमन्यु की तरफ बहुत ही एटीट्यूड वाला लुक देते हुए अपने बालों की लट को पीछे किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सारा ने पूरी बेबाकी से और ड्रामे के साथ कहा कि कोई भी इंसान मेरा चेहरा देखकर पूरी तरीके से मुझ में खो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मुझे ऐसे ज़मीन पर पटक दोगे। सारा की यह हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस और अजीब सी बात सुनते ही अभिमन्यु की डार्क आंखों में फिर से गुस्सा और चिड़ापन आ गया। चलो यहाँ से, अभिमन्यु ने अपने असिस्टेंट विराट को कड़क आवाज़ में ऑर्डर दिया और पलटकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया, बिना सारा की तरफ को देखे या फिर उसकी कोई भी बेफिजूल की बात सुने बिना। वह जाकर अपनी लग्जरी कार में बैठ गया। उसके बैठने के बाद उसके बॉडीगार्ड्स भी अपनी अपनी कार्स में जाकर बैठ चुके थे। वहीं अभिमन्यु ने कार में बैठकर अपना सिर पीछे सीट से टिका दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर उस लड़की की अजीब सी हरकतों को लेकर गुस्सा और एक अनकही सी उलझन साफ नजर आ रही थी। उधर सारा ने जाते हुए काफिले को देखा और अपना मुंह बनाते हुए बड़बड़ाई। अरे यार, बड़ा ही अजीब बंदा है। पहले तो मुझे ऐसे ज़मीन पर गिरा दिया और फिर बिना कहे कुछ कहे ऐसे एटीट्यूड में चला गया जैसे कोई बहुत बड़ा राजा हो। चलो छोड़ यार, मुझे क्या करना है इस खड़ूस से। सारा ने गुस्से से कार का दरवाज़ा खोला और मॉल के एग्जिट की तरफ अपनी गाड़ी का बढ़त बढ़ा दी। सारा मॉल के मेन गेट के बाहर पहुंची, जहां उसकी दोस्त रिया और उसकी मां, जिन्होंने सारा को अडॉप्ट किया था, पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। सारा को देखते ही रिया ने चिढ़ते हुए पूछा, तुझे अंदर इतनी देर कैसे लग गई? हम कब से यहाँ पर तेरा वेट कर रहे हैं। सारा ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, यार कुछ मत पूछ। अंदर ना पार्किंग में एक पागल और एक खड़ूस आदमी मिल गया था, उसी से थोड़ी सी बहस हो गई थी। उसकी बात सुनते ही उसकी माँ ने तुरंत आगे बढ़कर सारा का कान पकड़ लिया और उसे प्यार से मरोड़ते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। उसने बेचारे ने तो थोड़ा सा ही कुछ कहा होगा और तूने उस बात का राई का पहाड़ बना दिया होगा। अरे माँ,
आउच यार, दर्द हो रहा है, छोड़िए ना प्लीज़। सारा अपना कान छुड़ाने के लिए उछलने लगी थी। अब नहीं करूँगी पक्का, अब छोड़ दीजिए ना। हमेशा तुझसे ये गुस्सा ही भरा रहता है ना, जरा सा शांत रहना सीख। माँ ने काम छोड़ते हुए थोड़ी सी सख्ती लेकिन बहुत ही प्यार से कहा, ठीक है, आइंदा से सड़क पर ऐसे किसी से लड़ने की गलती मत करना, आई बात समझ। सारा ने कान सहलाते हुए हामी भर दी। फिर तीनों कार में बैठ गई। रिया का घर रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए सारा ने पहले रिया को उसके घर पर ड्रॉप किया और फिर वो अपनी माँ के साथ अपने घर की तरफ निकल गई। घर के अंदर कदम रखते ही सारा ने देखा कि हॉल के एक बड़े से सोफे पर कुछ मेहमान बैठे हुए हैं। उन्हें देखते ही सारा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह खुशी से भागकर उनके पास गई। अरे चाचा चाची नमस्ते, सारा ने चहकते हुए कहा। आ गए आप लोग, गांव में शादी कैसी रही? उसके चाचा विनोद जी ने मुस्कुराते हुए सारा के सिर पर प्यार से हाथ रखा। अरे मेरी प्रिंसेस, कैसी है तू? शादी बहुत अच्छे से निपट गई। सब पास ही बैठी उसकी चाची मीना जी ने भी प्यार से सारा की तरफ देखा। और तू बता, तू कल कब वापस आ गई मुंबई से? बस यूं ही कुछ 5 दिन पहले ही आई थी। सारा ने मुस्कुराते हुए अपनी चाची को गले लगाया। उनसे मिलने के बाद सारा की नज़रें हॉल में किसी और को भी ढूंढने लगी थी। उसने पूछा, चाची चाचा जी, विवेक भाई कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। तभी सीढ़ियों की तरफ किसी के कदमों की आहट हुई। एक स्मार्ट और सा लड़का सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रहा था। क्यों प्रिंसेस, क्या हुआ? विवेक ने मजाकिया अंदाज में ताना मारते हुए कहा। तुझे तो मेरी याद ही नहीं आती थी, अब यहाँ आते ही सबसे पहले मेरे बारे में पूछ रही है, हाँ? सारा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अपने भाई की तरफ देखते हुए थोड़ा नखरे उठाते हुए बोली, अरे भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको बहुत अच्छे से पता है ना कि मैं इस घर में सबसे ज़्यादा प्यार आपसे ही तो करती हूँ। विवेक ने सारा के पास आकर हल्के से उसके सिर पर एक टपली मारी। रहने दे, अपनी ये नौटंकी बंद ही रख तो अच्छा है। मुझे सब पता है कि तू कितना प्यार करती है और कितना परेशान करती है। सारा ने मासूमियत से अपना मुंह बनाया और विवेक के गले लगाते हुए बोली, सच में भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। आई मिस यू सो मच। घर का वो पूरा हाल उनकी इस प्यारी सी भाई बहन के नोकझोंक और हंसी मजाक से गूंज उठा था। सारा को अपने इस परिवार के बीच वो सुकून मिल रहा था जो उसे दुनिया के किसी भी और जगह पर नहीं मिलता था। हाँ मेरी प्यारी प्रिंसेस, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया, विवेक ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गर्मजोशी से मुस्कान के साथ कहा था। तभी बाहर से सारा के डैड और सुमित जी भी अंदर आते बोले, लो भाई, इन दोनों भाई बहन का प्यार तो आते ही फिर से शुरू हो गया। डैड, सारा खुशी से चहक उठी और सीढ़ियाँ उतर कर जल्दी से नीचे आई। तभी अमन भी वहाँ आ गया। उसने विवेक को देखा और गले लगाते हुए बोला, कैसे हो ब्रो? ऑल गुड। विवेक ने भी उसे वापस से गले लगाया। पूरा परिवार अब हॉल के बड़े से सोफे पर बैठ चुका था। घर में बड़ी बहू और सारा की माँ मीरा जी किचन में एक ट्रे पानी लेकर आई और सबकी सर्व करने लगी। पानी का गिलास रखते हुए अमन ने थोड़ा इतराते हुए कहा, वैसे पता है विवेक, इस पागल लड़की ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। ये सुनते ही चाचा विनोद जी ने अपनी आंखें बड़ी की और अपना सीना ठोकते हुए बोले, अरे अमन, मेरी प्यारी प्रिंसेस को पागल कैसे बोल रहा है तू? हाँ, उसने टॉप किया है, कोई मजाक थोड़ी किया है। सारा ने तुरंत अपने चाचा को गले लगा लिया और अमन को चिढ़ाते बोली, यस चाचू, यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी प्रिंसेस। विवेक ने सारा का सिर थपथपाते हुए कहा, थैंक यू सो मच भाई। सारा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। तभी चाची मीरा जी अपने बैग से एक मिठाई का बॉक्स निकाला। उन्होंने एक मिठाई मीरा जी को खिलाते हुए बहुत ही कैजुअल तरीके से कहा, ये लो दीदी, मुँह मीठा करो, ये स्पेशल मिठाई मैं गुजरात से लेकर आई हूँ जब हम यहाँ वहाँ शादी में गए थे। गुजरात, ये एक शब्द सुनते ही सारा के चेहरे की वो सारी खुशी वो मुस्कान सब कुछ एक सेकंड में जैसे गायब सी हो गई। उसके कांपते हाथों से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। गुजरात, वो जगह जिससे सारा को मौत से भी ज़्यादा नफरत थी। उस नाम ने उसके अंदर के सोए हुए शैतान को और उस दर्दनाक अतीत को झकझोर कर रख दिया था। बिना किसी की तरफ देखे सारा झटके से सोफे से उठी और वहाँ से तेजी से
भागते हुए सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। हॉल में अचानक एक भारी सा सन्नाटा छा गया था। सबका हंसता मुस्कुराता चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। मीना जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो घबराते हुए बोली, अरे ये क्या हो गया मुझसे, ये सारा। मीना जी गहरी सांस ली और थोड़ा दुखी होकर बोली, क्या ज़रूरत थी मीना ये बताने की कि तुम गुजरात गई थी? मैंने उसे बस यही बताया था कि तुम लोग किसी गांव में शादी अटेंड करने गए हो। तुम जानती हो ना कि उसे उस शहर के नाम से कितनी नफरत और खौफ है। मीना जी ने चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। सॉरी दीदी, मुझे सच में ध्यान ही नहीं रहा था। बात करते करते बस अचानक ही मुंह से निकल गया, आई एम सो सॉरी। सुमित जी ने माहौल को शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं मीना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो अभी थोड़ी देर में खुद को संभाल लेगी। अमन ने भी गंभीर होते हुए कहा, हाँ डैड सही कह रहे हैं, अभी हमें बस उसे थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए। उधर सारा ने अपने कमरे में घुसते ही दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। वो बुरी तरीके से हाँफ रही थी। उसने खुद को दीवार के सहारे जमीन पर खिसकाया और घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। गुजरात, इस एक शब्द ने उसे सफोकेशन महसूस करा दी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। डैड, मैंने नहीं किया, मेरा यकीन मानिए। मनहूस कहेगी, तू क्यों नहीं मर जाती? अभी? तुम कब आओगे? वो खौफनाक यादें, वो तमाचे, वो अंधेरा कमरा, सब कुछ किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा। नहीं नहीं, सारा ने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसे पैनिक अटैक आ रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से अपना पर्स उठाया और उसमें पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगी थी। आखिर उसे वो दवाई की डिब्बी मिल ही गई। उसने जल्दी से एक गोली निकाली और बिना पानी के ही निकल गई। कुछ मिनटों में वो वहीं ज़मीन पर बैठकर सहमी सांसें लेने लगी थी। धीरे धीरे दवाई ने असर किया और उसकी धड़कनें अचानक से नॉर्मल होने लगी। वो थक कर चूर हो गई थी। वो उठी और बेड पर गई और ब्लैंकेट ओढ़कर सिसकते हुए सो गई। रात के डिनर के वक्त मीरा जी ने के सारा के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। सारा बेटा, आ आजा, खाना खा ले। सारा ने आंखें मली और दरवाज़ा खोलते धीमी आवाज़ में कहा, ओके माँ, बस 5 मिनट में आ रही हूँ। मीरा जी ने उसकी सूजी हुई आंखों को देखा। उसका दिल बैठ गया था। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बालों को सहलाया। सारा ने भी उनका हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे इसी सुकून की ज़रूरत थी। थोड़ी देर बाद सारा मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। सब लोग पहले से ही यहाँ पर बैठे थे और उसका इंतजार कर रहे थे। सारा चुपचाप जाकर अमन और विवेक के बीच वाली कुर्सी पर बैठ के बिना कुछ कहे दोनों भाइयों ने अपने अपने हाथों से सारा की प्लेट में उसका फेवरेट खाना परोसना शुरू कर दिया। ये उनका अपना तरीका था सारा को ये बताने का कि वो लोग हमेशा उसके साथ हैं। अमन ने माहौल को हल्का करने के लिए जानबूझकर उसे छोड़ते हुए कहा, ओए पागल, कल सुबह जल्दी तैयार रहना, तुझे कल कंपनी ज्वाइन जो करनी है, भूल मत जाना। सारा ने बस चुपचाप साह में सिर हिला दिया। विवेक ने उसे घूरते हुए मजाकिया आवाज़ में कहा, क्यों भाई, मुंह में जवान नहीं बची है जो सिर्फ मुंडी हिला रही है? हाँ, शायद आज इसकी जुबान में बैटरी ख़त्म हो गई है। अमन ने भी विवेक का हाथ साथ दिया। दोनों भाइयों ने सारा के कोई ठीक मुंह के सामने जोर से हाई फाई किया। यह देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठे बाकी सब लोग हंस पड़े। अपने परिवार को इस तरह से अपने लिए कोशिश करते देख सारा के चेहरे पर भी आखिरकार छोटी सी मुस्कान आ गई थी और वो भी उनके साथ हंसने खिलखिलाने लगी थी। मीना जी ने भी धीरे से सारा का हाथ पकड़ा और उसे फुसफुसाते हुए कहा, सॉरी बेटा। सारा ने ना में सिर हिलाते हुए बहुत ही प्यार से कहा, कोई बात नहीं चाची जी, सब ठीक है। डिनर के बाद सब ने एक दूसरे को गुड नाइट विश किया और फिर अपने अपने कमरों में चले गए। अगली सुबह का वक्त। आज सारा बहुत ही जल्दी से उठ भी गई थी। वो जॉगिंग से होकर आई, शावर लिया और बाहर आई। आज वो किसी नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की लग रही थी। उसने एक हल्की सी ब्लू जीन्स और हाफ शोल्डर पिंक टॉप पहना हुआ था। उसके सिल्की बाल खुले हुए थे, कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स, आँखों में हल्का सा काजल और होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर वो सीधे नीचे किचन में गई। वहाँ से मीरा जी और मीना जी पहले से ही
नाश्ते की तैयारी में लगे हुए थे। सारा को इतनी सुबह तैयार देखकर मीरा जी चौंक गई। अरे वाह, आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई हमारी महारानी। सारा ने माँ को पीछे से गले लगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा, और गुड मॉर्निंग माय स्वीट लिटिल चाची जी। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है ना मम्मा, तो मैं लेट कैसे हो सकती हूँ। मीरा जी ने भी प्यार से सारा को गाल खींचते हुए कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, क्या बात है, आज तो तुम गजब की सुंदर लग रही हो। कहीं मेरी नई नज़र न लग जाए। दीदी, इसके कान के पीछे ना जल्दी से एक काला सा टीका लगा दो। मीरा जी ने हाँफते हुए सारा के पास आई और उन्होंने उसकी बताए लेकर उसके कान के पीछे एक छोटा सा काला सा तिरेट टीका लगा दिया। किसी की नज़र न लगे मेरी प्यारी सी बच्ची को। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मम्मा, आपकी दुआएं हैं मेरे साथ, कोई नज़र वजर नहीं लगेगी। चल जा, अब डाइनिंग टेबल पर बैठ जा, हम नाश्ता लेकर आते हैं। मीरा जी ने कहा। सारा डाइनिंग एरिया में गई। वहाँ सुमित जी और विनोद जी पहले से ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग चाचू, सारा ने चहकते हुए कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। तभी सीढ़ियों से अमन और विवेक भी नीचे आए। सारा को देखकर अमन ने नाट के लहजे में कहा, अरे विवेक ब्रो, बाहर जाकर देख जरा, आज सूरज पश्चिम से तो नहीं उग गया ना। विवेक ने भी एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ भाई, आई डोंट नो ब्रो, मुझे तो लग रहा है आज कोई चमत्कार हो गया है। सारा ने अपनी आंखें छोटी की और दोनों को घूरते हुए डैड से शिकायत की, देखा डैड, आज मैं खुद से जल्दी क्या उठ गई, ये दोनों तो मेरी बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। सुमित जी ने भी अखबार नीचे किया और मुस्कुराते हुए बोले, अरे किसकी इतनी मजाल हो गई जो मेरी प्रिंसेस को कुछ बोले। सब हंसने लगे और सारा ने नकली गुस्सा दिखाते हुए मुंह फुला लिया। डैड, अमन और विवेक ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और फिर सारा की अगल बगल वाली कुर्सियों पर बैठ गए। अमन ने सारा का गाल खींचते हुए कहा, गुड मॉर्निंग शेरनी, अभी गाल मत फुला, मुझे पता है आज तुझे अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू करने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। क्या बात है जी, आज तो तुसी बड़ी सोहनी लग रही जी। अमन ने पंजाबी एक्सेंट में मजाक किया। हाँ जी, कुड़ी ने तो आज कहर ही ढा दिया है। विवेक ने भी साथ दिया। सारा के चेहरे पर वो चिड़ मुस्कान में बदल गई। उसने अमन अपने बाल पीछे धकेलते हुए एटीट्यूड में कहा, हाँ जी, क्यों नहीं, क्योंकि आज इस शेरनी का अपनी नई टेरिटरी में पहला दिन जो है। सब लोग उसके इस बेबाक बात पर जोर से हंस पड़े। तब तक नाश्ता आ गया और सबने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता खत्म होते ही अमन खड़ा हुआ बोला, तो चलिए मेरी शेरनी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सारा ने तुरंत मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ आपकी उस करोड़ों की कार में नहीं आ रही। मैंने कहा था ना, मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऑफिस जाऊँगी, मैं अपनी स्कूटी से आऊँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी मेरी प्रिंसेस। अमन ने हार मानते हुए कहा। सारा अपने कमरे में बैग और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर नीचे आई। वहाँ मीरा जी भी हाथ में दही शक्कर लिए खड़ी हुई थी। सारा ने खुशी खुशी अपनी माँ के हाथ से दही शक्कर खाई और उन्हें गले लगाया। अच्छे से मन लगा कर काम करना, ओके बेटा जी। मीरा जी ने भी प्यार से कहा, यस मम्मा, बिल्कुल। अमन और विवेक जो कंपनी की विवेक जो कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, वहाँ से कंपनी के लिए निकल गए। जाते जाते विवेक ने कहा, चल प्रिंसेस, सी यू इन द ऑफिस। सारा ने भी चाची और चाचा को बाय बोला और अपने हेलमेट उठाया और स्कूटी लेकर अपनी नई मंजिल की तरफ निकल पड़ी थी। करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद सारा शहर की उस शानदार और विशाल बिल्डिंग के बाहर पहुंची। उसने पार्किंग में अपनी स्कूटी पार्क की और हेलमेट उतार कर एक गहरी सांस ली। बिल्डिंग के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। वो पहली बार अपने परिवार की कंपनी में आई थी। उसने बहुत से कॉन्फिडेंट कदमों से अपनी एंट्री मारी थी। सारा सीधे रिसेप्शन की तरफ गई, जहाँ एक बहुत ही ओवर ड्रेस और एटीट्यूड वाली लड़की खड़ी थी। एक्सक्यूज़ मी, सारा ने एक फॉर्मल स्माइल के साथ कहा, हेलो मिस, यहाँ अमन, मेरा मतलब है कि सीईओ का ऑफिस कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। उस रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम प्रीति था, उसने सारा को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन हो। सारा ने सिंपल कपड़े और हाथ में सिक्योरिटी की चाबी देखकर उसने बहुत ही घमंडी आवाज़ में कहा, हेलो मिस, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है?
क्योंकि अगर नहीं है तो सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकती। सारा ने बहुत ही शांति से कहा, देखिए मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, लेकिन आप एक बार बस उन्हें कॉल करके इतना बोल दीजिए कि सारा उनसे मिलना चाहती है, वो खुद मुझे अंदर बुला लेंगे। प्रीति ने एक इरिटेटिंग से स्माइल दी और अपने नाखून देखते बोली, देखिए मैम, यहाँ रोज़ आप जैसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो सोचते हैं कि वो सीधे CEO से मिल लेंगे। जब तक आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। सारा का दिमाग भन्ना गया। ये लड़की समझती क्या है खुद को? मुझे सारा सिंघानिया को मेरी ही कंपनी में घुसने से रोक रही है। मैं चाहूँ ना मैडम तो इसी सेकंड इसी जॉब से किक आउट करवा सकती हूँ। सारा ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर उसने खुद से शांत किया और उसे तमाशा नहीं करना था। उसने बिना कुछ कहे अपना फ़ोन निकाला और साइड में जाकर अमन को कॉल करने लगी। हेलो भाई, सारा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। दूसरी तरफ से अमन की आवाज़ आई, ओए डफर, तो अब तक यहाँ पर पहुँची क्यों नहीं है? सारा ने एक गहरी सांस ली और बोली, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए भाई। मैं आपकी महान कंपनी के रिसेप्शन पर खड़ी हूँ, लेकिन आपकी जो रिसेप्शनिस्ट है ना, ये मुझे अंदर ही नहीं आने दे रही है। इसे लग रहा है कि मैं कोई फालतू इंसान है। आप किसी को भेजिए मुझे लेने के लिए, वरना मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। अमन जोर से हंसा। ओके ओके मिस, मेरी शेरनी शांत हो जा, मैं अभी किसी को भेज रहा हूँ। सारा ने कॉल कट कर दिया और वापस रिसेप्शन के पास आकर अपने पैर पटकते हुए इंतजार करने लगी। प्रीति ने जब देखा कि सारा अभी भी वहीं खड़ी है तो वो अपनी जगह से बाहर आई और बहुत ही बदतमीजी से बोली, देखिए मिस, आप यहाँ खुद जा रही हैं या फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर आपको धक्के मारकर बाहर निकलवाऊँ? यह सुनकर सारा का पारा सातवें आसमान पर पहुँच गया। तुमने क्या कहा? गार्ड्स को बुलाओगी? तुम जानती भी हो कि मैं। सारा कुछ और बोल पाती तभी पीछे से एक बहुत ही कड़क और ठंडी सी आवाज़ आई, मिस प्रीति, ये क्या तरीका है बात करने का? प्रीति और सारा दोनों ने पलट कर देखा। वहाँ विवेक खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। प्रीति विवेक को देखते ही डर से पीली हो गई और उसने हकलाते हुए कहा, गुड 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 मॉर्निंग सर। एक्चुअली सर, इनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है और ये सीधा और बॉस से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं बस। तो क्या आप किसी से भी इस तरह से सड़क छाप लैंग्वेज में बात करेंगी? विवेक की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोग भी सहम गए। भले उनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, लेकिन ये आपकी बात करने का कोई तरीका नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप जानते भी हैं कि आप किस पर चिल्ला रही हैं। आइंदा से ध्यान रखना और इसके साथ बहुत ही तमीज़ से पेश आना। अंडरस्टैंड? यस सर, आई रियली अंडरस्टैंड, प्रीति ने कांपते हुए कहा और तुरंत वहाँ से भागकर अपनी डेस्क के पीछे छुप गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अब अपनी सर उठाकर उन दोनों को वहाँ से देख भी सके। वहीं सारा पूरी तरीके से शौक में थी। उसने घर में हमेशा विवेक को एक मज़ेदार और कूल भाई के रूप में देखा था। आज पहली बार उसने अपने भाई का ये खौफनाक और स्ट्रिक्ट बॉस वाला रूप देखा था। मिस, हमारे साथ चलिए, विवेक ने सारा की तरफ देखते हुए बहुत ही प्रोफेशनल लेकिन हल्की सी स्माइल के साथ कहा। सारा को थोड़ा होश आया और वो चुपचाप विवेक के पीछे पीछे चलने लगी थी। जैसे ही वो दोनों एग्जिगेट लिफ्ट की में घुसे, दरवाज़ा बंद हुआ। सारा ने एक गहरी सांस छोड़ी। बाप रे भाई, सारा ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या था? आज तो आपको इतने गुस्से में देखकर मेरी ही जान निकल गई थी। विवेक अचानक से अपने उसी पुराने चुलबुली अंदाज में वापस आ गया और हंसते हुए बोला, अभी तो तूने मुझे ही जाने को कहा है ना रीमा, अब जब यहाँ काम करेगी ना तो मेरे ऐसे बहुत सारे रूप देखने को मिलेंगे। दोनों लिफ्ट से हंसने लगे, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला वो टॉप फ्लोर पर पहुँच चुके थे। विवेक के चेहरे पर फिर से वही भाव और सीरियस वाले लुक आ चुका था। सारा ने भी तुरंत अपने चेहरे पर एक प्रोफेशनल लुक बना लिया। फ्लोर के सारे स्टाफ्स मेंबर विवेक को बहुत ही रिस्पेक्ट और डर के साथ गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। साथ ही वह सब लोग दबी हुई आवाज़ में आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये नई लड़की कौन है जिसे खुद मैनेजिंग डायरेक्टर एस्कॉर्ट करने के लिए आ रहे हैं। वो दोनों अमन के विशाल कैबिन के पास पहुंचे। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से अमन के चिल्लाने की तेज आवाज़ आ रही थी। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो अमर?
अमन गुस्से में अपने डेस्क पर हाथ पटकते हुए कह रहा था, तुम पिछले 1 हफ्ते से कर क्या रहे हो? सामने खड़ा स्टाफ मेंबर अमर पसीने से भीगा हुआ था और कांपते हुए बोल रहा था, सॉरी सर, मैं पूरी फाइल रेडी कर रहा था, लेकिन पता नहीं सिस्टम क्रैश होने की वजह से फाइल कैसे डिलीट हो गई। अमर को इस तरह गुस्से में भागते हुए देखकर सारा सच में डर गई। उसने अमर को कभी ऐसे नहीं देखा था। मेरे पास तुम्हारे फालतू के एक्सक्यूजेस सुनने का टाइम नहीं है। अमन ने उंगली दिखाते हुए कहा, आज का पूरा दिन है तुम्हारे पास। आज रात तक वो पूरी फाइल रेडी नहीं हुई ना, तो मुझे कल सुबह वो फाइल मेरी डेस्क पर चाहिए, वरना अपना रेजिग्नेशन लेटर ला कर रख देना। नाउ गेट आउट। अमर ने डरते डरते कैबिन से बाहर निकला। उसने विवेक को देखा और कांपती हुई आवाज़ में गुड मॉर्निंग बोला। विवेक ने कुछ नहीं कहा और बस से हिला दिया और अमर वहाँ से चला गया। विवेक और सारा अंदर कैबिन में आए। सारा को देखकर अमन के चेहरे का वो खौफनाक गुस्सा तुरंत ही गायब हो गया और एक रिलैक्स से स्माइल बाहर आ गई थी। ओए शेरनी, फाइनली तू आ ही गई। अमन ने अपनी चेयर पर पीछे टिकते हुए कहा। सारा और विवेक सामने रखी चेयर्स पर बैठ गए। सारा ने भी अब तक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अमन पर गड़ा दी। भाई, आप तो विवेक भाई से भी 10 कदम आगे निकले। सारा ने हैरानी से कहा, मतलब मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना भयानक गुस्सा भी कर सकते हैं। बेचारे उस स्टाफ मेंबर के तो डर के मारे पैर ही कांप रहे थे। सारा का वो मासूम डरा हुआ और एक्सप्रेशन देखकर अमन और विवेक दोनों जोर जोर से हंसने लगे थे। उनके साथ साथ सारा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और वो तीनों ही उस बड़े से कैबिन में ठहाके मार कर हंसने लगे थे। सारा ने कैबिन में आते ही अमन को घूरते कहा, वैसे भाई, अगर कल को मुझसे भी कोई गलती हुई तब भी आप मुझे ऐसे चिल्लाओगे मुझ पर, हाँ? अमन ने तुरंत अपने चेहरे पर एक मासूम से और नाटक भरी एक्सप्रेशन लाया और प्यार से बोला, अरे नहीं, तू तो मेरी प्यारी सी शेरनी है, मैं अपनी बहन को कैसे डांट सकता हूँ? उन बेचारों की तो किस्मत खराब है जो मेरे एम्प्लॉय हैं। ये कहते ही अमन ने विवेक की इस तरफ देखा और दोनों ने हाई फाई किया। सारा ने चिढ़ते हुए मुंह बनाया और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी कैरेंज के दरवाजे हल्की सी नॉक हुई। सर, मे आई कम इन? एक लड़की ने झिझकती हुई आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही अमन और विवेक का वो मजाकिया चेहरा पल भर में गायब हो गया और उनकी जगह फिर से वही सख्त और सीरियस वाला लुक आ चुका था। उनका ये एकदम से इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सारा एक पल के लिए हैरान रह गई। यस, कम इन, अमन ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहा। डर के मारे अपनी गर्दन झुकाए हुए एक लड़की फाइल में हाथ में लिए हुए अंदर आई। सारा ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और एकदम से उनमें चमक आ चुकी थी। वो झटके से अपनी चेयर से उठी और भागकर सीधे उस लड़की के गले लगी। वो लड़की उस अचानक से हुई हमले से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसने अपनी नज़रें उठाई। सामने सारा को देखकर उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। सारा, तू तो यहाँ क्या कर रही है? सारा ने उसके कस कर पकड़ते हुए चेक कर कहा, अरे मेरी जान रिया, मैंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है, और तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? ये रिया थी, सारा की कॉलेज वाली बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ सारा मॉल गई थी और जिसे सारा के परिवार की असलियत का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। रिया सारा को देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि वो भूल ही गई थी कि वो कहाँ खड़ी है। लेकिन अगले ही सेकंड जब उसकी नज़र सामने बैठे शहर के दो सबसे खूंखार बॉसेस अमन और विवेक सिंघानिया पर पड़ी तो उसके मानो होश उड़ गए। रिया का चेहरा डर के मारे एकदम से पीला सा पड़ गया था। उसने जल्दी से सारा का हाथ पकड़ा और बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज़ में बोली, ताकि दोनों वो सुन न पाए, अरे यार रिया। सारा, मैं तो गई। रिया ने कांपते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मैंने तो आज ही ये ऑफिस ज्वाइन किया है और तुझे देखकर मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि अभी भी बॉस के कैबिन में हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ। यार, मैंने सुना है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा खड़ूस और गुस्से वाले हैं। पूरा स्टाफ इनसे कांपता है। लो, हो गया मेरा सियापा। आज तो पक्का मेरी जॉब गई। रिया का वो डरा हुआ और रोता हुआ चेहरा देखकर किसी के वो भी तरस आ जाता, लेकिन सारा अपनी हंसी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। हालांकि वो ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाई और वो जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। सारा को इस तरह पागलों की तरह हंसते देख रिया ने के डर के मारे जल्दी से अपना हाथ सारा के मुंह पर रख दिया। पागल है क्या? यार चुप हो जा, क्यों हंस रही है पागल? मरवाई की क्या?
तुझे भी अपनी जॉब से गंवानी है पहले ही दिन। रिया ने आगे बड़ी करते हुए उसे डांटा। सारा ने हंसते हुए रिया का हाथ अपने मुंह से हटाया और बोली, ओ माय स्वीट डार्लिंग, तू इतना क्यों डर रही है? हाँ, मैं भी तो देखूं कि तुझे यहाँ से कौन निकाल लेगा। हाँ, इतना कहते हुए सारा ने अमन और विवेक की तरफ एक एटीट्यूड भरी घूरती हुई नजर डाली। अमन और विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों लड़कियों के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी। रिया को लगा कि सारा सच में पागल हो गई है, जो बॉसेस को घूर रही थी। यार, अब तू क्या करना चाहती है? ऐसे देखना बंद करो ने, रिया ने सारा का हाथ खींचते हुए कहा। रिया और सारा का मुलाकात दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई थी। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और स्कॉलरशिप पर दिल्ली आई थी। वो लोग हॉस्टल में साथ रहते थे, लेकिन सारा ने कभी भी अपनी फैमिली या बैकग्राउंड वहाँ किसी को भी नहीं बताया था। सारा ने रिया के कंधे पर हाथ रखा और रिलैक्स होते बोली, अरे मेरी जान, शांत हो जा, तू क्यों इतना डर रही है? हाँ, मैं हूँ ना। अच्छा ये बता, ये तो मेरी माँ से तो मिल ली थी ना, अब मैं तुझे अपने भाइयों से भी मिल पाती हूँ, लेकिन उससे पहले बता रही हूँ मेरा नाम क्या है? रिया ने इरिटेट होते हुए कहा, ये क्या बेवकूफ़ वाला सवाल है? हाँ, ऑफ कोर्स सारा। अचानक से रिया रुक सी गई, उसका दिमाग तेजी से दौड़ा। सारा, सारा सारा सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, अमन सिंघानिया, विवेक सिंघानिया। अचानक से रिया की आंखें झटके से चौड़ी की हो गईं। वह पूरी तरह से शॉक्ड होकर सारा की तरफ देखने लगी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। यस, सारा ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, तूने बिल्कुल सही गैस किया है, मेरा पूरा नाम है सारा सिंघानिया। सारा ने अमन की तरफ इशारा करते हुए पूरी गर्व से कहा, तो ये है मेरे बड़े भाई अमन सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO। फिर उसने विवेक की तरफ इशारा करते कहा, और ये है हमारे छोटे भाई विवेक सिंघानिया, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। यह सुनकर रिया सच में सदमे में चली गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ वो गोलगप्पे खाती थी और ऑटो में धक्के खाती थी, वो इस देश के सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली के इकलौती बेटी है। रिया को जल्दी से होश आया और वो सारा को ऐसे नज़र से घूरने लगी जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगी। सारा ने रिया को उस खुंखार नज़र से इग्नोर किया और अपने भाइयों की तरफ पलटते हुए बोली, भाई ये है रिया, रिया अरोरा, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में साथ रहते थे और ये वहाँ मुझे हमेशा ज्ञान देती रहती थी। सारा ने ये मत कर, सारा वो मत कर। अमन और विवेक के चेहरे पर सख्त भाव पिघल गए और दोनों ने एक फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा, हेलो रिया। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरी इस पागल बहन का दिल्ली में इतना ख्याल रखने के लिए। विवेक ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, और इसे हमेशा डांटते रहने के लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू। चलो अब जाकर ये तसल्ली तो हुई कि वहाँ दिल्ली में भी इस डफर को कोई काबू करने वाला था। दोनों भाइयों ने फिर से हाई फाई किया और फिर जोर से हंसने लगे। सारा उन दोनों को गुस्से से देख रही थी वहीं, लेकिन रिया की हालत बहुत ख़राब थी। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था और शर्म भी आ रही थी। रिया मन ही मन सोच रही थी, हाय रब्बा, मेरा ये मुंह बंद क्यों नहीं हो रहता? हाँ, मैंने अभी अभी सारा के भाइयों के बारे में न जाने क्या क्या बकवास कर दी थी, वो भी खुद सारा के सामने, और ये लोग तो सच में बॉस हैं। अब मेरा क्या होगा? रिया ने बहुत ही नाइस और हिचकिचाते हुए कहा, नो नो मिस्टर सिंघानिया, इट्स ओके। इसके आगे उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। सारा ने रिया को नर्वसनेस को भांप लिया। उसने रिया के कंधे पर हाथ मारा और फिर उसे रिलैक्स करते हुए बोली, ओए, इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं तेरे लिए सिर्फ सारा ही हूँ, कोई सारा सिंघानिया नहीं, ओके? और हाँ, सबसे बड़ी बात, मेरी ये आइडेंटिटी यहाँ ऑफिस में किसी को भी पता नहीं है, ठीक है? और ना ही पता चलनी चाहिए। रिया ने जान समझी से भरे अंदाज में पूछा, बट वाई? सारा ने सीरियस होते हुए समझाया, क्योंकि मैं अभी किसी को भी ये बताना नहीं चाहती कि मैं बॉस की बहन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले इस कंपनी में अपने टैलेंट के दम पर अपनी खुद की एक पहचान बना लूँ, उसके बाद मैं सबको बताऊँगी, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यू अंडरस्टैंड बेबी? रिया ने बात समझते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर सारा पलटी और अमन की तरफ देखा, वैसे भाई मेरा काम क्या होगा यहाँ पर? मैं क्या करने वाली हूँ? अमन ने अपनी चेयर पर सीधे होते हुए बहुत ही कड़क आवाज़ में कहा, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन रही हो क्या?
सारा ने गुस्से से अपनी आंखें बड़ी करते हुए, क्यों? मुझे आपकी असिस्टेंट नहीं बनना है, मुझे कोई और डिपार्टमेंट चाहिए। तुम्हें मेरी असिस्टेंट ही बनना होगा सारा, अमन ने बॉस वाले एटीट्यूड में कहा, क्योंकि डैड ने मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि मैं तुम्हें खुद बिजनेस के सारे बारे में सब कुछ बताऊं। इसलिए मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट बना रहा हूँ ताकि तुम बिल्कुल भी करीब से देख सको। साथ ही मैं तुम्हें सब कुछ सिखा भी सकूं कि काम कैसे करता हूँ और डील्स कैसे क्रैक होती हैं। और तुम जानते हो ना, मैं डैड की बात कभी नहीं टाल सकता। सारा ने चिढ़कर अपना मुंह बना लिया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। तभी केविन के दरवाजे पर फिर से नॉक हुई। इस बार अमन का पुराना सीनियर असिस्टेंट विशाल था। हेलो सर, मे आई कम इन? यस कम इन विशाल, अमन ने कहा। विशाल अंदर आया और अपनी रिपोर्ट पढ़ते हुए बोला, सर आपकी आज दोपहर 12 बजे मिस्टर ओब्रॉय के साथ एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग फिक्स्ड है। ओब्रॉय का नाम सुनते ही अमन का चेहरा थोड़ा सा और सीरियस हो गया था। ठीक है विशाल, जब मिस्टर ओब्रॉय यहाँ पर आ जाएं तो उन्हें सीधे वीआईपी कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाना। यस बॉस, कहकर विशाल बाहर चला गया। अमन ने सारा और रिया की तरफ देखा और कहा, सारा मीटिंग्स में अभी टाइम है, तुम दोनों पहले जाकर पूरी कंपनी का एक अच्छा सा टूर कर लो, फिर मेरे ऑफिस आ जाना। ठीक है, सारा ने कहा, और हाँ मेरे साथ रिया भी जा रही है टूर पर। नो प्रॉब्लम, अमन ने सर परमिशन दे दी। दोनों सहेलियां कैबिन से बाहर निकल गईं और विवेक भी अपने कैबिन की तरफ चला गया। अमन आप वापस से अपनी फाइल्स में डूब गया था। लिफ्ट में जाते ही रिया ने सारा की तरफ एक फेक और गुस्से वाला लुक दिया और मुंह बनाते बोली, यार तू कितनी बुरी है, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। तू मुझे अपना दोस्त समझती ही नहीं है। अगर समझती ना तो मुझे इतनी बड़ी फैमिली के बारे में पहले ही बता सकती थी, धोखेबाज कहीं की। रिया ने पूरा ड्रामा करते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ बना लिया। सारा ने भी रिया का हाथ पकड़ा और उसे मनाते हुए बोली, अरे यार सॉरी ना, मेरी गलती हो गई। लेकिन देख, तुझे मेरी लाइफ के बारे में बाकी सब कुछ तो पता ही है ना, बस मेरी फैमिली का ये बैकग्राउंड ही नहीं पता था। और वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे तो मेरे पैसों की वजह से ट्रीट करे। लेकिन अब तो बता दिया ना, तो प्लीज़ अब गुस्सा मत हो। सारा का वो मासूम सा चेहरा देखकर रिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। अरे मेरी जान, चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस वैसे ही तेरे मज़े ही ले रही थी, नाटक कर रही थी। रिया ने सारा को गले लगाते हुए कहा। सारा ने भी आंखें दिखाते हुए कहा, हाँ तो मैं कौन सा सच में डर गई थी? मैं अभी तो बस तुझे मनाने का नाटक ही कर रही थी ना। रिया ने फिर से मुंह बना लिया और दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर लिफ्ट में ही जोर जोर से हंसने लगे। जब वो फ्लोर पर आई तो वहाँ गुजर रहे कुछ कॉर्पोरेट स्टाफ मेंबर्स इन्हें पागलों की तरह हंसता देख अजीब सा मुंह बना रहे थे, लेकिन उन दोनों को किसी को भी परवाह नहीं थी। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए पूरी कंपनी का ट्रोल करने निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय कॉरपोरेशन सीईओ केविन शहर की सबसे ऊंची आलीशान बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक इंसान अपने आलीशान केबिन में खड़ा था। वो शहर का सबसे खौफनाक पावरफुल आदमी था, अभिमन्यु ओबरॉय। वो हाथ में एक फाइल पकड़े हुए कुछ पढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसका ध्यान भटक गया। उसने फाइल टेबल पर रख दी। उसका हाथ अनजाने में ही अपनी शर्ट के कॉलर्स की तरफ गया। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले और अंदर से एक पुराना लेकिन बहुत ही कीमती लॉकेट बाहर निकाला। यह वही लॉकेट था जो सारा ने उसे बचपन में दिया था। अभिमन्यु ने उस लॉकेट को अपनी उंगलियों के बीच बहुत ही नाजुक तरीके से पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी डार्क सर्द आंखों में उस पल एक अजीब सी नमी और दर्द था। वो सोच रहा था उस दिन के बारे में जब वो गुजरात मुंबई आया हुआ था और फिर उसकी फैमिली ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए सीधे लंदन भेज दिया था। वो 8 साल तक वो उसी लॉकेट के सहारे वहाँ रहा था और 8 साल बाद जब वो इंडिया वापस लौटा तो वो मुंबई नहीं बल्कि सबसे पहले सीधे गुजरात गया था। फ्लैशबैक 8 साल के बाद की वापसी। गुजरात का वो शांत इलाका। एक बॉडी से डार्क लग्जरी कार आकर राय मैंशन सारा के पुराने घर के बाहर रुकी। कार से एक बेहद हैंडसम और सूट बूट से
सजा लड़का बाहर निकला। ये अभिमन्यु था। लंदन से लौटने के बाद से काफ़ी बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी सारा को देखने की तलब बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। उसके पीछे कई बॉडीगार्ड्स भी कार से बाहर निकले, लेकिन अभिमन्यु ने अपना हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोक दिया था। मैं अंदर अकेला जाऊंगा, उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा। बॉडीगार्ड वहीं रुक गए। अभिमन्यु भारी कदमों से मैंशन के मेन गेट की तरफ बढ़ा। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे खुद पर अपनी धड़कनें सुनाई नहीं दे रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। वो बार बार अपना हाथ डोरबेल की तरफ बढ़ाता और फिर घबराहट में वापस खींच लेता। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। सारा मुझे देखकर आखिर क्या कहेगी? क्या उसका रिएक्शन भी मेरी तरह होगा? क्या उसने भी मेरे इन 8 सालों में मेरा इंतज़ार किया होगा, या फिर वो मुझे भूल चुकी होगी? इन्हीं सवालों के बीच उसने एक गहरी सांस ली, अपनी हिम्मत जुटाई और फाइनली डोरबेल का बटन प्रेस कर दिया। अभिमन्यु खुशी और नर्वसनेस के मारे अपने हाथों को आपस में रगड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बेहिंता खूबसूरत मुस्कान थी, जो शायद किसी ने बहुत पहले कभी देखी भी ना हो। वो कितना ही खुश था, ये तो सिर्फ उसका दिल ही जानता था। उसने घबराहट में गेट की तरफ से अपनी पीठ फेर ली थी और इंतजार करने लगा। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई और अंदर से एक औरत की आवाज़ गूंजी, कौन है? अभिमन्यु की प्यारी सी मुस्कान थोड़ी सी फीकी पड़ गई। वो आवाज़ सारा की तो नहीं थी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सामने सारा की सौतेली माँ अस्मिता रॉय खड़ी थी। अभिमन्यु ने खुद को संभाला और एक गहरी सांस लेकर उम्मीद भरी नज़रों से अस्मिता रॉय की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसे वो सच्चाई पता चलने वाली है, जो उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए खौफनाक अंधेरे में डाल देगी। आखिर ऐसा क्या कहा था अस्मिता रॉय ने? आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।